तो यहाँ पे अपना ट्रसेस का ही पार्ट है। ट्रसेस हमारे दो तरह के होते हैं ना, एक डिटरमिनेट ट्रस है, एक इनडिटरमिनेट ट्रस, जैसे कि मैंने कल बताया था। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेट ट्रसेस को हमें पढ़ना होता है। बट जो डिटरमिनेट ट्रसेस होते हैं उनकी कैलकुलेशंस भी हमें आनी चाहिए। अब डिटरमिनेट ट्रस जो है उनका एनालिसिस होता है दो तरीके से, मतलब मेनली दो तरीके से होता है, वैसे तो और भी तरीके हैं, और वो दो तरीके हमारे पास में कौन कौन से, एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स और एक होता है मेथड ऑफ सेक्शंस। दो तरीके होते हैं। आगे तो वैसे फिर ग्राफिकल मेथड भी आ जाता है, लेकिन वो सब हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना। दो तरीके हैं जिनसे हम डिटरमिनेट का क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस का मतलब ये है, सपोज करो ये ट्रस है हमारा इस तरीके से। तो इस ट्रस में ये जो हम यहाँ पे मेंबर्स की वैल्यूज निकालेंगे ना, वैल्यूज से क्या मतलब है, जैसे ये हमारा एक मेंबर है, यहाँ पे फोर्सेज हम निकाल रहे हैं, एक्चुअल फोर्सेज निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यूज जो हम एक्चुअल फोर्सेज के निकालेंगे, इसको हम एनालिसिस कहते हैं। और ये वैल्यूज निकाली जाती है इन दो ही तरीकों से। ठीक है। अब देखो, ये जो दोनों तरीके हैं, लाइक मेथड ऑफ जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, तो मेथड ऑफ, यहाँ पे भी कंडीशन होती है, लाइक मेथड ऑफ जॉइंट्स को कब अप्लाई करना है, मेथड ऑफ सेक्शंस को कब अप्लाई करना है। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स को जब भी हम अप्लाई करते हैं, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स क्या करता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स होंगे, जैसे कि सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे जॉइंट्स हैं। तो मेथड ऑफ जॉइंट सपोज मैं इस पे अप्लाई कर देता हूं, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो होता क्या है कि मेथड ऑफ जॉइंट्स हर एक जॉइंट का वैल्यू बता देता है कि वहां पे फोर्स कितना होगा। हर एक जॉइंट पे जितना भी फोर्स का वैल्यू होगा सब बता देता है। लाइक ए के बारे में बताएगा, बी के भी, सी के भी, डी के भी, ई एफ जी एच आई सभी के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे ये चीज है, यानी कि अगर तुमसे पूरे ट्रस का एनालिसिस वो पूछे, तो मेथड ऑफ सेक्शंस को, सॉरी, मेथड ऑफ जॉइंट्स को अप्लाई करना। अगर वो कहता है कि मुझे जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी डी के बारे में बताओ कि बी डी में कितने फोर्सेस हैं, एक्सियल फोर्सेस कितने हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर की अगर वो बात करता है ना, तब उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस केस में तुम्हें मेथड ऑफ सेक्शंस को अप्लाई करना है। ठीक है, किसको अप्लाई करना है, मेथड ऑफ सेक्शंस को। यानी कि पर्टिकुलरली अगर किसी मेंबर की बात करता है, तो उसके लिए मेथड ऑफ सेक्शंस अप्लाई करो। ये चीज है। और अगर सभी का कैलकुलेशन करना है, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स को अप्लाई करो। ये दोनों का एक डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे डिटेल में मैं बताऊंगा अभी मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में, जब हम अभी मेथड ऑफ सेक्शंस पढ़ेंगे। फिलहाल मेथड ऑफ जॉइंट्स के बारे में समझ लो। मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, इक्वेशंस फॉर्म होंगी, चाहे वो तुम मेथड ऑफ जॉइंट्स में चले जाओ या फिर मेथड ऑफ सेक्शंस में चले जाओ, इक्वेशंस फॉर्म होंगी, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना होगा तुम लोगों को, आंसर निकल जाए। यहाँ पे क्या है, समझदारी इसी में है कि जो भी इक्वेशंस फॉर्म हो रही है, अब इक्वेशन के अंदर क्या होता है भैया, नॉन्स और अननोन्स होते हैं, है ना। एक तो क्या होता है, नंबर ऑफ नोन्स होते हैं एंड अननोन्स होते हैं, तभी तो एक इक्वेशन बनती है। अब इक्वेशन यहाँ पे कैसी बनेगी वो मैं तुम लोग बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारा ट्रस है, ये ट्रस है यहाँ पे सपोज करो तुम मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई कर रहे हो या मेथड ऑफ जॉइंट्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अभी मेथड ऑफ जॉइंट्स की बात करें, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स अप्लाई कर रहे हो, तो हमें पता है कि ट्रसेस में हर एक जॉइंट पे जो मूवमेंट होता है वो होता है जीरो। मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, हर जॉइंट मूवमेंट जीरो होता है, ये हमारा assumption है। अब क्या है कि जैसे ही तुमने एक इक्वेशन बनाया, किसी भी एक जॉइंट के लिए तुमने इक्वेशन बनाया, सपोज करो तुमने यहाँ पे ए जॉइंट के लिए, जॉइंट ए के लिए सॉल्यूशन तुमने किया, तो जॉइंट ए के लिए तुमने यहाँ पे जो भी मूवमेंट का इक्वेशन बनाया हुआ है, उसके अंदर ये दो चीजें होंगी, नंबर ऑफ नॉन्स एंड नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि कुछ अननोन्स होंगे कुछ नॉन्स होंगे, और वो इक्वेशन हो जाएगी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो इक्वल्स टू जीरो के बराबर होगी, बिकॉज हर जॉइंट पे हमारी वैल्यू क्या है, मूवमेंट की, जीरो। अब देखो, तो समझदारी ये है कि हमारे नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो कम से कम हो, ताकि हम सॉल्यूशन कर सकें। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो नंबर ऑफ अननोन है ना, वो एक रहे, एक से ज्यादा ना हो। अगर एक है तो बहुत अच्छा है, दो हो जा रहे तो मैक्सिमम हमें क्या रखना है, यहाँ पे दो रखने हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी, प्रेफरेंस हम किसको देंगे, जो इक्वेशन हमें नंबर ऑफ अननोन वन देगी। ठीक है, ये हमें यहाँ पे कोशिश रखनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, पहला स्टेप हमने समझ लिया। अब सेकंड स्टेप के बारे में देखो। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जब इक्वेशन हमारी बन जाती है, तो हम यहाँ पे अपने, जहां पे भी हमें जरूरत होती है, तो वहां पे अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। काम का तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वही है। नेक्स्ट में क्या करना है, ये तो सभी को अंडरस्टूड होगा, अप्लाई इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम।
इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है हमारी, जैसे कि समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे मूवमेंट का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, बिकॉज मूवमेंट तो ऑलरेडी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेशन है जिनको हम क्या कहते हैं, जीरो फोर्स मेंबर कहते हैं, और ये एमसीक्यूज में आता है, जीरो फोर्स मेंबर्स, ये एमसीक्यूज में भी आता है। और तुम्हारी जो कैलकुलेशंस होंगी उनमें भी तुम डायरेक्टली देख करके पहचान सकते हो कि कौन से वाले मेंबर में, यानी कि ट्रस्ट के कौन से वाले मेंबर में वैल्यू जो है फोर्स की 0 है, डायरेक्टली भी देख के इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा जीरो फोर्स मेंबर में, देखो कैसे पहचानते हैं। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ अ थर्ड मेंबर, if a third member is attached to two collinear members, अगर कोई तीसरा मेंबर हमारे दो कोलिनियर मेंबर्स पे अटैच्ड है, ठीक है, तो उस केस में जो थर्ड मेंबर होता है उसके अंदर फोर्स 0 होता है, कॉमा द फोर्स इन दिस थर्ड मेंबर इज 0, या फिर विल बी 0। ठीक है, अभी डायग्राम से मैं बताऊंगा। और क्या होगा, ये जो कॉलिनियर मेंबर्स हैं इनमें हमेशा क्या होता है, सेम फोर्स होता है। एंड द फोर्सेज इन दीज कॉलिनियर मेंबर, फोर्सेज इन दीज कॉलिनियर मेंबर्स, अभी कॉलिनियर मेंबर क्या होते हैं, वो होते हैं जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, आर इक्वल एंड ऑफ द सेम टाइप, ऑफ द सेम टाइप का मतलब ये कि वो बैलेंस कर रहा है कुछ, ठीक है, ऑफ द सेम टाइप। और हम यहाँ पे ये मानते हैं कि कोई एक्सटर्नल लोड जो है वो अप्लाइड नहीं है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड, लोड इज अप्लाइड एट द जॉइंट। अब इस पूरे स्टेटमेंट को मैं समझा देता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ और फिर समझाता हूँ। यहाँ पे ऐसे समझो, जो यहाँ पे डॉटेड लाइंस हैं ये तुम्हारा वाई है, वाई एक्सिस है मेरा कहने का मतलब है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक जॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया ए, और ये तुम्हारा एक्स है, एक्स डायरेक्शन है, और ये तुम्हारा जो है यहाँ पे वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस के लिए दिया, ये एक्स है यहाँ पे। अब होगा क्या वो देखो, तो यहाँ पे ये जो कह रहा है, देखो ये दो कॉलिनियर मेंबर कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों हमारे कॉलिनियर मेंबर्स हैं। थर्ड मेंबर हमारे पास में कौन सा है, ये है हमारा थर्ड मेंबर। ठीक है, तो सेम मेंबर्स ये हो गए जो मैंने वर्टिकल लाइन से किए, सिंगल वर्टिकल लाइन से डिनोट किए हैं, कॉलिनियर मेंबर्स हैं वो हमारे। और जो थर्ड मेंबर है वो मैंने डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया। तो जो यहाँ पे फोर्सेज हैं, देखो अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे F1 फोर्स है, यहाँ पे F2 फोर्स है, तो यहाँ पे F1 इक्वल्स टू F2 होगा, और F3 जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। F3 का है यहाँ पे, इजी से जो डायरेक्शन मैंने अभी F1 F2 का बनाया है जरूरी नहीं है वो यही हो, वो कंप्रेसिव भी हो सकता है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, ये चीज इसको समझ लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अभी जैसे जीरो फोर्स मेंबर का एक पॉइंट हमने समझा, इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट अपना एक पॉइंट भी समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखो अभी, सेकंड पॉइंट हमारा भी यहाँ पे है कि दो मेंबर्स हमारे कोई भी, और वो 90 डिग्री पे अटैच्ड है। व्हेन टू मेंबर्स आर जॉइंड एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे पे राइट एंगल पे क्या है, वो अटैच्ड है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे एंगल पे भी अटैच्ड है, देखो 90 डिग्री भी ले लिया और हमने कोई दूसरा एंगल भी ले लिया यहाँ पे, और एट एनी अदर एंगल, और एट एनी अदर एंगल। ठीक, ये चीज है। तो इन में से, यानी कि दो है ना, दो मेंबर्स अटैच है, तो इन दोनों में से किसी भी एक मेंबर में फोर्स जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पे जो फोर्स है, द फोर्स इन आइदर ऑफ द मेंबर्स, आइदर ऑफ द मेंबर्स
इज जीरो। डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं, डायग्राम से भी समझ लेते हैं। एक यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का बनाया है, इसको मैंने F1 नाम दिया, F2 फोर्स है, यहाँ पे हमारा ए जॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला डैश डैश से जो मैंने बनाया, यहाँ पे समेशन एफ एक्स जब हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू जीरो, तो ये हमें क्या दे देगा, ये है हमें यहाँ पे F1 इक्वल टू जीरो दे देगा। और समेशन एफ वाई जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब ये मुझे यहाँ पे F2 इक्वल टू जीरो। ऐसे ही सपोज करो कि दो मेंबर्स हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है 90 डिग्री के बजाय, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 एंगल बना रहे हैं। सेम यहाँ पे भी जब हम समय ये अपने इक्वेशन अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी जो है वो जीरो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम थर्ड पॉइंट अपना। थर्ड पॉइंट होगा कि जब हमारे कुछ पेयर्स, कोलिनियर पेयर्स की बात करते हैं। कोलिनियर पेयर्स का मतलब क्या है, देखो कोलिनियर वो होंगे जो एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो रहे हैं, दो मेंबर्स होंगे जो एक ही पॉइंट के थ्रू स्ट्रेट लाइन में पास होते हैं, वो है कोलिनियर्स। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ पेयर ऑफ टू कोलिनियर मेंबर्स, दो कोलिनियर मेंबर्स का पेयर होगा, पेयर ऑफ टू कोलिनियर मेंबर्स इज joined, is joined crossing another pair, crossing another pair of two collinear members। ठीक है, तो जो फोर्सेस होंगे हर एक पेयर में वो बराबर होंगे। फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ ईच पेयर, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में काम आएंगे। इन द मेंबर्स ऑफ ईच पेयर आर इक्वल, क्या होगा इक्वल। फिगर से मैं बताता हूँ, एक यहाँ पे फिगर बना देते हैं, तो इसको स्पेस कर लेते हैं थोड़ा। अब एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। एक हमारा यहाँ पे हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये बन रहा है F4, तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। ये बन रहा है मेरा यहाँ पे F3, ये बन रहा है मेरा F2, ये मेरा बन रहा है यहाँ पे F4। यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द अबव सेट रूल F1 इक्वल्स टू F2 हो जाएगा, F3 इक्वल्स टू F4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो ऊपर वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग होगा। ये चीज थी, तो हमने यहाँ पे जो हमारे कुछ रूल्स थे हम लोग समझ लिए। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, ये मेथड ऑफ जॉइंट्स का क्वेश्चन है। छोटा सा एक क्वेश्चन दिया मैंने अभी, इसको देखते हैं। पहले जो हमारे रूल्स ऊपर थे उन रूल्स का ध्यान रखना। रूल हमारा क्या था कि हमें देखो जॉइंट्स क्या कह रहा है कि हर एक जॉइंट पे अप्लाई होगा, ठीक है ना, और अभी वो मैं करके दिखाता रहूंगा। चलो, अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी हमारे सपोर्ट्स है ना, शुरुआत वहां से करना। ठीक है, क्यों, उससे हमें एक बेनिफिट होगा। उससे बेनिफिट हमें ये होगा कि वहां पे एक रिएक्शन हम सबसे पहले खुद से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे सपोर्ट कौन कौन से है, तो ये रहा और एक ये रहा, यहाँ पे सपोर्ट, दो सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम दो रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें और चीज क्या करनी है, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ए बी है, ये यहाँ पे सी बी है, हमें इन डिस्टेंसेस का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ताकि हमें पता है कि आगे काम आएगा, तो मैं इनका भी अभी कैलकुलेशन जो करेगा। तो पहले ए बी को निकालते हैं, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमारा ए बी यहाँ पे निकल जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 5। सी बी जो है हमारा उसी तरीके से ये आ जाएगा 4
√2, ये हमारा आ जाता है सी। अब देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना किसी भी एक जॉइंट को ले लेते हैं। उस जॉइंट को लेने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने भी बताया, जो भी हमारे यहाँ पे रिएक्शंस हैं उनकी कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रिएक्शन है वो देखो, यहाँ पे दो रिएक्शन है, एक है आर ए और एक है हमारे पास में आर सी। अब यहाँ पे थोड़े से ना नाम जो है वो बदल जाएंगे। कैसे नाम बदल जाएंगे वो मैं तुम्हें बता दूँ। यहाँ पे तुम देखो, जिस तरह का इसका शेप है ना, यहाँ पे आने वाला रिएक्शन ये हो जाएगा आर ए एच, एच यानी कि हॉरिजॉन्टल। ऐसे यहाँ पे जो आने वाला रिएक्शन होगा वो हो जाएगा आर सी एच, एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से यहाँ पे हमें रिएक्शंस जो है वो निकालने हैं। अब सी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगा? नहीं आएगा वर्टिकल रिएक्शन। ये चीज हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में पढ़ रखी है, ठीक है। तो मुझे एक बेनिफिट यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर मैं, अब देखो यहाँ पे सी जॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इस सी जॉइंट पे, जो हमारा सी जॉइंट है, हर जॉइंट पे 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होंगे। कौन कौन सा? एक हॉरिजॉन्टल वाला होगा, एक हमारा वर्टिकल वाला होगा और एक हमारा मूवमेंट होगा। अब हमें पता है कि भैया ये जो सी जॉइंट हमारा वो क्या है, रोलर है। तो वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे हमारे लिए 0, क्योंकि ये मूव कर सकता है, ये हमारा नहीं आएगा। उसी तरीके से मूवमेंट हमारा 0। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? सिर्फ एक को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो, इसको करते हैं पहले कैलकुलेट। अब सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट लेना पड़ेगा। मूवमेंट किसके अबाउट लेंगे? मूवमेंट हम यहाँ पे लेंगे ए के। यहाँ पे सबसे पहले करो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जब हम ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो यहाँ पे ए के अबाउट मूवमेंट कैसे लिया जाएगा वो जरा एक बार देखो। ये देखो, ये ए के अबाउट मूवमेंट कैसे लेंगे, हमने लास्ट क्लास में भी मूवमेंट को निकालना सीखा था। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बन रहा होगा, जो अफेक्ट बनाएगा मूवमेंट का, वो हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि 1.5 भी अफेक्ट करेगा, ये 3.5 है, ये भी अफेक्ट करेगा, एंड जो यहाँ पे RCH है ये भी अफेक्ट करेगा। तो देखो कैसे कैसे अफेक्ट करेगा। तो इसको मैं ना अब क्या करता हूँ, पहले वाले जॉइंट को मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ अलग से, और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तुम लोग जो है कंफ्यूजन ना हो। बाकी सब जॉइंट्स जितने भी आगे आएंगे वो सबको तुम लोग अच्छे से इसी तरीके से करोगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जॉइंट है ए। मैं यहाँ पे ए जॉइंट ले रहा हूँ। इस ए जॉइंट पे ये जो यहाँ पे बी पे लगा है ना 1.5 का लोड, उसको यहाँ पे ले आओ। इस तरीके से हो गया 1.5 का लोड, और ये जो डिस्टेंस है ये है 3 मीटर। तो सर, हाँ बताओ। तो अब यहाँ पे ए जॉइंट के लिए इस तरह का शेप बन रहा है। अभी एक नेक्स्ट लोड के लिए देखो, तो यहाँ पे मैंने फिर से ए जॉइंट लिया, ए जॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ तुम देखो कि जो 3.5 वाला लोड है वो कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 4 मीटर के डिस्टेंस पे। ये लगा हुआ है यहाँ पे 3.5 मीटर, ठीक है। तो एक इसकी वजह से जनरेट हो जाएगा मूवमेंट। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा ए है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 7 मीटर का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 7 मीटर है। और यहाँ पे जो लगा है वो लगा है RCH। तो अब यहाँ पे अगर तुम मूवमेंट कैलकुलेट करोगे, अब यहाँ पे डायरेक्शन चूज कर लो अपनी मर्जी से, कोई भी तुम डायरेक्शन चूज कर सकते हो। क्लॉकवाइज यहाँ पे चलो पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव, उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन सब करो। पहले वाले में कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, पॉजिटिव आएगा। तो 3 इंटू 1.5 दैट मीन्स 4.5 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ रहा है,
भैया ये किस डायरेक्शन में बना रहा है, ये भी सेम उसी तरीके से बना रहा है ना, क्लॉकवाइज ही बना रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 किलोमीटर मीटर, ये भी पॉजिटिव। और ये बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या है हमारे पास में, ये है 7 × RCH, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो टोटल अब यहाँ पे समेशन तुम करो, अब हमें पता है कि मूवमेंट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आता है, मूवमेंट का वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर आएगा। टोटल मूवमेंट जो है वो ए के अबाउट 0 हो जाएगा। तो मूवमेंट एट ए इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 4.5 प्लस 14 माइनस 7 RCH इक्वल्स टू 0। तो RCH इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, 4.5 प्लस 14 अपॉन में 7। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18.5 डिवाइडेड बाय 7, 2.64। तो RCH की वैल्यू आ चुकी है 2.64 किलो न्यूटन। अब एक चीज देखो, ऊपर में टोटली एक बार देख लेते हैं, ऊपर में अगर हम यहाँ पे देखें तो RH और RCH दोनों मिलाकर के 1.5 को बियर करते हैं।